चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, ये इसमें बताइए, नॉन लीनियर वाले में बताइए, कुछ पूछना है? हेलो। वो वीडियोस देख ली थी जो हमने कल भेजी थी भाई? ठीक है, चलो एक टाइप 4 वाले बचे हुए थे वो देख लेते हैं हम लोग। टाइप 4, टाइप 4 में क्या है भाई? पीडी ऑफ द फॉर्म f1xp इक्वल टू x2fp इस फॉर्म में हो, सॉरी एक्स वाई क्यू, यानी x और p का टर्म हो यहाँ पर और इक्वल में y और q का टर्म हो। तो ऐसे पीडीई को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इनको पीडीई को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको एक तरफ उठा लाएंगे हम लोग, एक तरफ उठा लाएंगे हम लोग, बराबर 0 बना लेंगे। ये जो आएगा उसको कैपिटल F मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉर्मली जैसे करते हैं हम लोग, ये नॉन लीनियर रहेगी, ध्यान रखिएगा नॉन लीनियर ही रहेगी हम लोग के पास जो रहेगी। लीनियर होगी तो वैसे क्यों करेंगे, फिर तो सीधे लैग्रेंजीज मेथड पीछे वाला लगाएंगे। डी एक्स अपॉन कैपिटल पी बराबर डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू बराबर डी जेड अपॉन कैपिटल आर। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफ हो गया, क्योंकि नॉन लीनियर रहेगी इसलिए चारपिट मेथड लगाएंगे। चारपिट मेथड क्या होता है, डी एक्स अपॉन इतना, डी वाई अपॉन इतना, डी जेड अपॉन माइनस का पी एफ पी माइनस टू एफ क्यू और डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड बराबर डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये हो जाएगा ना। तो ये चीज आपकी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना होता है भाई, इसमें थोड़ा सा इसमें अलग तरह से करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ये दोनों वाला पार्ट लेते हैं बस हम लोग, dx वाला और dp वाला। हमने कहा था एक में अलग होता है, वो इसमें होता है। इसमें dx वाला और dp वाला पार्ट लेते हैं हम लोग। तो कौन सा लेंगे, dx अपॉन माइनस एफ पी और dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। भैया एफ पी का मतलब है इसका p के रिस्पेक्ट में कर दोगे और एफ जेड का मतलब है इसका z के रिस्पेक्ट में कर दो। साइड में निकाल के दिखा दे रहे भाई। डेल एफ बाई डेल पी कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा p के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ वन बाई डेल पी, और यहाँ p के रिस्पेक्ट में होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि f2 में p और है ही नहीं इसमें f2 में, तो ये 0 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी बात ये है आपकी कि आपको एफ एक्स कहोगे। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मतलब होता है डेल एफ बाई डेल एक्स, और डेल एफ बाई डेल पी का मतलब कौन है, ये एफ पी है। एफ एक्स का मतलब होता है डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एफ वन का हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स, और यहां पर एक्स होगा नहीं इसलिए एफ टू का 0 हो जाएगा। और बात करोगे एफ जेड की, एफ जेड का मतलब होगा डेल एफ बाई डेल जेड,
इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां भी नहीं है z, यहां भी नहीं है z, तो ये 0 हो जाएगा। ये ऋषभ क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा कहीं गए हैं, अच्छा हमने कहा कहीं काफी दिन से दिख नहीं रहे हैं। तो dx अपॉन माइनस एफ पी कौन है? ये आपका डेल एफ वन बाई डेल पी, और डी पी अपॉन एफ एक्स कौन है? डेल एफ वन बाई डेल एक्स, और पी एफ जेड कौन है? ये 0। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो डेल एफ वन बाई डेल एक्स डी एक्स, और इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर उठा के इधर ले लेंगे, डेल एफ वन बाई डेल पी और डी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। ये चीज आ जाएगी इतनी, ठीक है, इतना लिखिए। चलो इरेज कर रहे हैं हम लोग इसको। ये आपको पता ही है क्या है, ये जो लिखा हुआ है फिर से एक बार नोट कर दे रहे ऊपर हम, डेल एफ वन बाई डेल एक्स डी एक्स और डेल एफ वन बाई डेल एक्स डेल पी डी पी। ये आपको पता नहीं है, ध्यान से देखिए, ये आपका डी एफ वन एक्स पी है। डी एफ वन एक्स पी करो कितना आएगा? पहले एफ वन का डेल एफ वन बाई डेल एक्स, और फिर एक्स का फिर से डी एक्स, और फिर पी के लिए करोगे डेल एफ वन बाई डेल पी, और पी का फिर से डी पी। यही होता है भाई। तो ये आपका डी एफ वन एक्स पी है ये। अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो एफ वन एक्स पी, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, कांस्टेंट हो जाएगा ए। अच्छा एफ वन एक्स पी ए आ गया, तो आपको बताइए एफ वन एक्स पी बराबर कितना है? एफ वन एक्स पी बराबर कितना स्टार्टिंग में दिया है? एफ टू वाई क्यू, इसको नंबर 1 मान लेना ऊपर वाली, तो 1 में पुट कर दोगे इसको, तो एफ टू वाई क्यू भी ए ही आ जाएगा, एफ टू वाई क्यू भी ए ही आ जाएगा। अब आप लगाओगे डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इससे पहले एक काम करोगे आप, इसको मान लो नंबर 2 नंबर 3 यूजिंग बाई 2 एंड सॉल्विंग 2 एंड 3। अब यहां तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो जनरल चीज है, सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 और 3 सॉल्व करके आप पी और क्यू निकालेंगे, ठीक है। पी 2 और 3 सॉल्व करके आप पी और क्यू निकालेंगे। अब यहां तो नहीं हो सकता है, जो क्वेश्चन रहेगा वहां पर तो नॉर्मल सा फंक्शन रहेगा ना, यहां तो हमने एक जनरल चीज ले रखी है, तो सॉल्व करके पी और क्यू निकालोगे आप पी निकालोगे आप, चलो पी मान लो आ गया एफ वन एक्स ए आ गया, और क्यू निकालोगे आप, मान लो ये एफ टू वाई ए आ गया, ये चीज हो जाएगी। अब पी और क्यू जब आ जाएगा तो अब आप फार्मूला लगाओगे, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पी की वैल्यू जो आई होगी वो यहां रख दोगे, एफ वन एक्स ए डी एक्स, एफ टू वाई ए डी वाई, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जो आएगा वो हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ऐसे हो जाएगा। फिर आगे आपको सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का मेथड पता है भाई, उसके लिए हम नहीं बता रहे, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां खुद ही दिख जाएगा आपको।
तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें से क्यों लगाएंगे हम लोग। इसके कुछ क्वेश्चन को आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका 5 एक्सरसाइज का, इसके बाद जो एक्सरसाइज दी है, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये आप इससे भी कर सकते हो, और बाकी ऐसे भी तो कर सकते हो। ये तो पी और क्यू की पावर 1 है, ये तो लीनियर है, और पी और क्यू मल्टीप्लाई में भी नहीं है, तो ये तो लीनियर है। तो dx अपॉन पी का कोफिशिएंट, dy अपॉन क्यू का कोफिशिएंट, और dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको इस तरफ ले लो, p माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर गया, q प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये कौन हो गया, ये आपका f1 x कॉमा p हो गया। देखो x और p के टर्म में है, ये f2 y कॉमा q हो गया। तो आप इसको पूरा आराम से कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हो। बाकी नॉर्मल जब मेथड बताया उस तरह पूरा करिएगा, ये पूरा इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो आपका लिखा हुआ है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, कितना लिखा है yp, उसके बाद वाले एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 2yx और प्लस log q, ये लिखा हुआ ना। तो इसको क्या है भाई आपका, इसमें पूरे में y से डिवाइड कर दो, जरा पूरे में y से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी ये xp होना चाहिए ना, x और p के टर्म में, ये तो y और p एक साथ है, डिवाइडिंग बाई y, ये p हो जाएगा, यहां 2x हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन वाई log q हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले लो, तो p माइनस 2x बराबर ये, अब ये बन गया, ये x और p के टर्म में हो गया, ये y और q के टर्म में होगा, ठीक है। और इसको आराम से कैसे करोगे, इसको एक तरफ ले आते हैं हम लोग, इसको 1 मान लेना, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई log q, ठीक है, बराबर 0। इसको एक तरफ ले आए और ये कैपिटल F मान लिया। फिर नॉर्मली जैसे भी मेथड बताया है तो वैसे ही कर सकते हो आप। इस एक्सरसाइज के ऊपर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करिएगा, अगर डाउट हो तो बताइएगा। फिर आगे जनरल चारपिट मेथड है, वो एग्जाम्पल देख करके आप करना, कुछ है नहीं, वो आप खुद कर सकते हो, उसमें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लिख के नहीं आता है जनरल चारपिट मेथड से करो, एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आता है। वो आप अपनी तरह से जो मेथड चाहो वो कर, जो मेथड चाहो वो लगा लो। जितने मेथड पढ़े हैं उन्हीं का मिक्सअप है वो, और कुछ नहीं है वो। एक कंपेटिबल सिस्टम, ये सब नहीं आता, इसको हटाइए, ये सब नहीं आता है आपके पास, ये सब नहीं आता है। तब भी किसी करना हो तो एक एग्जाम्पल लगा लेना, खुद ही आपको दिख जाएगा, आता नहीं जल्दी ये सब चीजें। फिर इसके बाद SCQ वगैरह है, क्या ये लगाए थे किसी ने? अभी नहीं लगाए थे, इसको लगा लीजिएगा भाई, ठीक है, कल लगा लीजिए। बहुत थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, 6 वो हैं और 6 वो ही हैं, तो ज़्यादा है नहीं, जल्दी लगा लीजिएगा आराम से। फिर उसके बाद ये वो है जो हमने आपको भेजा है, तो जिन्होंने वीडियो देखी है वो लगा लेंगे, नहीं देखी है थोड़ा ज़्यादा काम है आज के लिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो लोग अभी देख लें आज ही, और ये कल क्लास शुरू होने से पहले ये पूरी 7 पॉइंट, ये जो वो एक्सरसाइज दी हुई है अगले चैप्टर वाला पूरा, ये पूरा अगला चैप्टर उसी पे बेस्ड है। ये पूरा जो आपने पढ़ा है इसी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज, ये पूरी 7.1, 7.2, ये सब पूरा वही है, 7.3, ये सब जितनी भी चीज़ें नॉन होमोजीनस, ये सब चीज़ें वही है। तो ये पूरा आप लगा लेंगे, पूरा जितना चीज़ें हैं ये पूरा वही है जो आपने पढ़ा हुआ है,
तो ये पूरा पार्ट जो हमने वीडियो भेजी थी, ये पूरा पार्ट वही है, बीएससी वाला है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में हुआ करता था, डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में चैप्टर 14 था। तो ये पूरा चैप्टर 7 जो दिया इसमें, ये पूरा वही है। ये पूरा आपको करना है और विद एग्जाम्पल आपको लगाना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर 9.1 वाला। तो इसको देखिएगा जरा, वो वीडियो देख करके वाले 7.1 2 3 4 5 याद जरूर लगाइएगा। मोस्टली आपको आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो दिक्कत करेंगे वो आप पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं भाई, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपके पास। तो हम लोग बढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर in two independent variables। तो ऋषभ कब आएंगे, मानवी पता है? अच्छा, और कल कहाँ थे सब लोग, सो रहे थे सुबह? अरे पढ़ लिया करिए भाई, मैसेज व्हाट्सएप एक बार चेक कर लिया करिए डेली। हाँ नहीं वो तो पता है, हाँ बहुत थ्योरेटिकल होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। कब से एग्जाम है? अप्रैल से? तो डेट शीट नहीं आएगी क्या? कॉलेज वाले खुद से करा रहे हैं? वो पेपर सारा ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव है ना इस बार तो? अरे तो फिर ठीक ठाक होगा, बस चीजें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बाकी ठीक ठाक पेपर होएगा। साइंस सेट वालों के लिए तो फिर भी थोड़ा इजी होता है। अब आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब भी होगा थोड़ा बहुत तो। हाँ नहीं, वो तो 4 पेपर कंपलसरी होते ही हैं। 4 पेपर हैं कि कुछ कंपलसरी होंगे, बाकी अपनी मर्जी से भी, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तो होता है, वो भी तो होगा उसमें। अच्छा इस बार, अच्छा सेकेंड सेमेस्टर में, अच्छा जबरदस्ती का बकवास पढ़ाते हैं, बकवास पढ़ाते हैं, कुछ नहीं ये चीजें जबरदस्ती का सिलेबस है बीएड में। टीचिंग किसी में टीचिंग ऐसा थोड़ी होता है। टीचिंग इनबॉर्न क्वालिटी होती है, टीचिंग आप उसके अंदर डाल नहीं सकते हो भाई। टीचिंग कहाँ से सिखा लोगे? टीचिंग सिखा थोड़ी सकते हो कभी। टीचिंग तो बस जबरदस्ती का कोर्स बनाया हो पैसा कमाने के लिए, और कुछ थोड़ी है। जबरदस्ती कोर्स बनाया हुआ है। चलो देखते हैं भाई जरा सा, आपको इस टाइप में इक्वेशन दी होगी कोई, आर आर एस एस टी टी
और यहां पर कोई फंक्शन होगा, अब वो फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू के टर्म में हो सकता है। वेयर आर का मतलब क्या होता है भाई, आर का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, सॉरी डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और एस का मतलब क्या होता है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और टी होता है आपका डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और पी जानते ही हो आप डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यों पता ही आपको डेल जेड बाई डेल वाई। तो आपको, और ये कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी क्या होगा, अरे ये कोई भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, ये कोई भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी जो है वो फंक्शन होगा एक्स और वाई एक्स वाई जेड का। अब सुनिएगा जरा, आपको एक डिफरेंट इस तरह से एक देगा, हम भी एग्जांपल करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, इस तरह से यहां पर आर एस टी का इस तरह फंक्शन होगा, तो आपसे पूछेगा क्या आर का मतलब, या आर का मतलब है ये, या आर एस टी लिख देगा स्मॉल में, या ये इस तरह से चीजें दे देगा, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पीडी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको का मतलब है हाइपरबोलिक या पैराबोलिक या इलिप्टिक, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये, हाइपरबोला को कि पैराबोला को कि इलिप्स को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट यार जरा इंक बहने लगी, सुनना भाई जरा सा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यह हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक कौन, वन, इक्वेशन वन, एक मिनट, इक्वेशन वन इज हाइपरबोलिक, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से बड़ा है तो यह हाइपरबोलिक होता है। और इक्वेशन वन इज इलिप्टिक, अगर एस स्क्वायर माइनस का 4RT लेस देन 0 है। और इक्वेशन वन इज पैराबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0, ये चीज होगी। तो आपको कैपिटल एस क्या होगा, स्मॉल एस का कोफिशिएंट, स्मॉल एस का मतलब कौन है ये, और कैपिटल वाई कौन होगा, सॉरी कैपिटल आर कौन होगा, स्मॉल आर का कोफिशिएंट, स्मॉल आर यानी ये इसका कोफिशिएंट, और कैपिटल टी कौन होगा, कैपिटल टी आपका होगा स्मॉल टी का कोफिशिएंट, स्मॉल टी का मतलब है ये, ठीक है, ये गलत लिखा है, स्मॉल टी का मतलब है ये, स्मॉल टी का ये मतलब होता है भाई, स्मॉल टी का धोखे से गलत लिख गया था। तो ये चीज आपकी इस तरह से होगी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें एक क्वेश्चन दिखा जाए आपको, चलो आपका ये एक्सरसाइज का ही बता रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। तो क्या लिखा एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके बाद वाली एक्सरसाइज का। तो क्या लिखा एक्सरसाइज का, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर फोर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और फोर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ये बाकी इन लोग का तो एमएससी के पेपर होने वाले, तो इन लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, दो लोग इन लोग के एमएससी के पेपर होने वाले, इसलिए इन लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब इन लोग पेपर बाद ही ज्वाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा है, क्या कह रहा है, क्लासिफाई द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्लासिफाई करना है। तो आपको एक बात तो पता ही है इसमें कि ये कौन होता है आपका, ये होता है आर, ये कौन होता है एस, ये कौन होता है टी, ठीक है।
कैपिटल आर स्मॉल आर का कोफिशिएंट कौन था? कैपिटल आर। स्मॉल एस का कोफिशिएंट कौन था? कैपिटल एस। स्मॉल टी का कोफिशिएंट कौन था? कैपिटल टी। इस तरह क्वेश्चन गेट में बहुत आए हैं, इस तरह क्वेश्चन गेट में बहुत बार आए हैं। अब आप क्या निकालोगे? एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये तो जीरो आ गया, इसका मतलब ये कैसी है? पैराबोलिक है। सो 1 इज पैराबोलिक। गेट में बहुत क्वेश्चन आए इसके, खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। नेट में भी आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन गेट में इसके क्वेश्चन बहुत आए हैं। ये चीज है भाई। ये तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए। एक मिनट जरा उसके देखिए हम लोग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कोई हैं तो। वो अभी आगे आएगा भाई, ढूंढने में टाइम लगेगा, टाइम इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास? एक सेकंड रुकना जरा। ये 3 ऑर्डर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कभी आती भी नहीं है यार, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कभी आती भी नहीं है। हम ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला नहीं पढ़ा रहे, वो कभी आता नहीं है जल्दी। चलो जो थोड़ा पढ़ा दे रहा जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन in 3 independent variables. तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली है, तो मान लिया ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये दी हुई है, यहां पर से क्या लिखा हुआ है देखना, एक मिनट रुकना। आपको ये दी हुई है i बराबर 1 से 3, j बराबर 1 से 3, aij डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स आई डेल वाई जे डेल एक्स जे डेल एक्स जे, और i बराबर 1 से 3 bi और डेल यू बाई डेल एक्स आई और प्लस का सी यू बराबर 0। 3 बारी दी होगी आपको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन करके पूरा लिख सकते हो। अगर ओपन करके लिखोगे तो ये करीब काफी बड़ी जाएगी, इसलिए नहीं लिखा है वहां पर उसमें। इसको ओपन करके लिख सकते हो। तो पहले j की वैल्यू यहां रख दो, तो कितना आएगा? i बराबर ऐसे, इसमें j की वैल्यू रखोगे तो ये i1 डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स आई और डेल x1 और ai2 डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स आई और डेल x2 और ai3 डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स आई और डेल x3। इसमें रख दो जरा i बराबर 1 2 3। चलो इसमें भी बाद में रखेंगे, नीचे रखेंगे इसमें। ये i बराबर 1 से 3 ऐसे,
और ये बी आई कौन है, डेल यू आई बाई डेल एक्स आई और प्लस का सी यू इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें आई बराबर रख दो 1 2 3 रख दो, आई बराबर 1 रख दो तो आ जाएगा A11 डेल, पहले इसमें आई बराबर 1, ठीक है, पूरे में आई बराबर 1, फिर प्लस पूरे में आई बराबर 2, फिर प्लस पूरे में आई बराबर 3। तो हम थोड़ा सा सिंबॉलिक यूज कर रहे हैं, हम इसमें आई बराबर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा A11, यहाँ आई बराबर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल x1, मतलब हो गया कि सीधी सी बात करो, यानी u का 2 बार x1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखोगे u x1, थोड़ा समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है ये चीज हो जाएगी। ऐसे जिसमें जब रखोगे आई बराबर 1 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा A12 और यहाँ पर हो जाएगा कितना u, यहाँ पर आई बराबर क्या रख रहे हो 2 रख रहे हो 1 रख रहे हो, तो डेल x1 डेल x2 तो हो जाएगा x1 u x1 x2 का मतलब क्या होता है डेल स्क्वायर u बाई डेल x1 डेल x2, यानी u का x1 और x2 के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही रखो आगे, ऐसे ही A13 आई बराबर 1 रख रहे हो आप, यहाँ आ जाएगा u x1 x3, इसका क्या मतलब है x1 और x डेल स्क्वायर u बाई डेल x1 डेल x3 मतलब है इसका। ऐसे ही पूरा करते चले जाओ भाई, ऐसे पूरा करते चले जाओ इस तरह से आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऐसे यहाँ पर i बराबर 2 रखो तो A21, यहाँ रखोगे डेल x1, ठीक है, और यहाँ i बराबर 2 रखो, यहाँ i बराबर 2 रखोगे तो ux2 यहाँ i बराबर 2 रखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा x2 भाई i बराबर 2 का मतलब क्या है मालूम ही है आपको, अरे i बराबर 2 रखा है ना हम लोगों ने इस तरह से, और ये x2 और x1 दोनों सेम है, जो x1 है वही x2 है। अरे भाई u का x1 के रिस्पेक्ट में करके फिर x2 के रिस्पेक्ट में करो, या x2 के रिस्पेक्ट में करके फिर x1 के रिस्पेक्ट में करो, बात एक ही है दोनों, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ऐसे ये वाला i बराबर 3 रखो तो u31 और डेल स्क्वायर ये आ जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा u यहाँ पर 3 डेल x3 डेल x1, यानी x3 x1 ऐसे शॉर्ट में लिख दो, ऐसे यहाँ पर आ जाओगे A32 और ये आ जाएगा u, यहाँ i बराबर 3 रखोगे तो u3 ux3 ux2 ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर i बराबर 3 रखोगे तो हो जाएगा A33, यहाँ पर डेल x3 हो जाएगा तो x3 ये हो जाएगा। इसमें j की i की वैल्यू इसमें 1 2 3 रख दो तो हो जाएगा B1, यहाँ कितना हो जाएगा डेल x1 तो ये आ जाएगा ux, ऐसे B2 uy B3 uz और प्लस cu इक्वल टू 0, तो इस तरह से पूरी दी जाएगी। अच्छा याद रखना जो ये है वही आपका, जो ये है वही ये है, याद रखना, तो ux1 x2 और ux2 x1 सेम है, यानी A12 और A21 सेम होंगे, A12 और A21 सेम होंगे, ऐसे ही A13 और A31 सेम होंगे, A23 और A32 सही सेम होंगे, समझ में आ रहा है भाई। तो हम लोग क्या करा करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, इसके बाद इतना हो गया आपका। अब क्वेश्चन में x1 x2 x3 की जगह xyz ले सकता है, यानी यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x1 x2 x3 है। अब क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल xyz भी हो सकते हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। हालांकि 3 वाला जल्दी पूछेगा नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं दिया होगा इस तरह का, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं नहीं आया होगा 3 वाला। अब आप मैट्रिक्स ए बनाओगे, मैट्रिक्स ए क्या हुआ करेगी, ये हो जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 कौन होगा ux1 x1 का कोफिशिएंट, ux1 x1 का मतलब कौन है डेल स्क्वायर u बाई डेल x1 स्क्वायर, ux1 x1 लिख सकता है या uxx लिख सकता है, बात वही है।
चलिए देखें जरा भाई, तो ये मैट्रिक्स बना लोगे। जब ये मैट्रिक्स बन जाएगी तो फिर आपको क्या करना होगा, ये मैट्रिक्स बन गई। जब ये मैट्रिक्स बन जाएगी तो आप क्या निकालोगे, आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे। क्या है भाई, इफ all the eigenvalues of A are non-zero, अगर मैट्रिक्स ए की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, एंड टू ऑफ देम हैव सेम साइन, और दो आइगन वैल्यू के साइन सेम है, मतलब दो तीन आइगन वैल्यू तीनों नॉन जीरो है, और दो आइगन वैल्यू के साइन सेम है, मतलब दो आइगन वैल्यू ऐसी जो दोनों प्लस की है, या दो आइगन वैल्यू इसकी ऐसी है जो दोनों माइनस की है, हैव सेम साइन। तो देन जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, देन गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक, गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक हो जाएगी। और दूसरी बात, if one eigenvalue, if one of the eigenvalues is zero, आइगन वैल्यू को शॉर्ट में ई भी लिख दे रहे हैं, अगर एक आइगन वैल्यू जीरो है, आइगन वैल्यू जीरो, एक आइगन वैल्यू जीरो होने का मतलब होता है डिटर्मिनेंट जीरो है, सीधे सीधे कह लो। किसी आपकी मालूम है ना कि डिटर्मिनेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर एक आइगन वैल्यू इसकी जीरो आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो देन गिवन पीडी जो दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी इज पैराबोलिक टाइप, इज पैराबोलिक। थर्ड नंबर, अगर इफ all the eigenvalues are zero, all the eigenvalues are zero, अगर सारी आइगन वैल्यू जीरो हैं, एंड हैव सेम साइन, और सबके साइन भी सेम है, ऊपर तक दो का साइन सेम हो तो हाइपरबोलिक, यहां पर सबके साइन सेम है, हैव सेम साइन, सबके साइन सेम है, तो देन गिवन पीडी यानी दी गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्टिक, दी गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी एलिप्टिक होती है। चलो कर लेते हैं एग्जांपल। सुनिएगा जरा, एग्जाम्पल है आपका, क्लासिफाई यू एक्स एक्स यू वाई वाई इक्वल टू यू जेड जेड। इसको करने के लिए सबको एक तरफ उठा के ले आके आइए, जरा जरा एक तरफ लेके आइए सबको, यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू जेड जेड। भाई यू एक्स एक्स जब नीचे सेम, यू एक्स एक्स का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब है डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर। तो जब नीचे सेम सफिक्स है, एक्स एक्स लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट A11 होता है, A11 आपका 1 हो गया, और नीचे सेम सफिक्स है यू वाई वाई है, तो इसका कोफिशिएंट A22 होता है, और ये जेड जेड है, ये यू जेड जेड माने सेम, ये भी सेम को, ये सेम सफिक्स है, तो ये आपका ये होता है, ये हो गया -1। अब बाकी कौन बचा, बाकी बचा यू एक्स वाई, वो है नहीं, यू एक्स वाई का कोफिशिएंट A12 और A21 होता है, A12 और A21 हमेशा सेम रहेंगे, A13 और A31 सेम रहेंगे, A23 और A32 सेम रहेंगे। यू एक्स वाई वो है नहीं, उसका कोफिशिएंट A12 और A21 होता है, तो A12 और A21 दोनों जीरो हो जाएगा,
और यू वाई जेड कौन हो जाएगा? यू वाई जेड हो जाएगा A23 और A32, और यू जेड एक्स कौन हो जाएगा? यू जेड एक्स है नहीं इसमें, जेड एक्स या एक्स जो कह लो, तो वो हो जाएगा A13, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 13 और A31। ये सारी हो गई। तो मैट्रिक्स ए कौन होती है बताओ भाई? ए मैट्रिक्स होती है A11, A12, A13, A31, A32, नहीं A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये कौन हो जाएगी आपकी? मैट्रिक्स ए हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स ए। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स ए आपकी हो गई है, अब करना क्या आपको? इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी। आइगन वैल्यूज निकालना आती है भाई? इसकी आइगन वैल्यूज से निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स है ना ये। जब डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो वह डायगोनल मैट्रिक्स होती है। और डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज कौन होती है? डायगोनल के एलिमेंट्स कौन है? 1, 1, -1। इसमें तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं। ऑल द आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरोज। ऑल द आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं। एंड दो का साइन सेम है। एंड टू हैव सेम साइन। दो का साइन सेम है। तो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पीडी। ये पीडी हाइपरबोलिक टाइप है। हाइपरबोलिक टाइप है ये पीडी, हाइपरबोलिक टाइप है। इस तरह से एक क्वेश्चन लगेंगे। अब एन टाइम वाले जरूरत नहीं है भाई, इस तरह से आप आगे करिएगा। ये एक्सरसाइज जिसके बेस्ड है वो लगाइएगा। अब एक्सरसाइज का जो ये वाला क्वेश्चन जो है नीचे का चौथा होता जो है वो इसी पे बेस्ड है भाई, ठीक है? वो लगाइएगा। ये कब लगाओगे ये वाला मेथड? जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज देखो, इसी के बाद वाली एक्सरसाइज देखो, जरा खोलो जल्दी से एक्सरसाइज खोलिए ये वाली 9.1। चलो देखो जरा सा, इसमें पहले क्वेश्चन में तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो पिछला वाला मेथड है। ऐसे ये वाला RST, दूसरे में भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी पिछला वाला मेथड है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी पिछला वाला मेथड है, वो वाला RST वाला जो पहले कराया भी हमने इससे पहले। चौथे में भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो XOT, ये भी पिछला वाला मेथड है। तो चारों क्वेश्चन पिछले वाले मेथड पे बेस्ड हैं। ये वाला 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब लगेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता पता है ना? जो डिफरेंशिएशन के नीचे वाले वेरिएबल होते हैं। तो ये चीज नहीं होगी, इसमें जरूरत नहीं है। इसमें ये चारों क्वेश्चन जो दिए हैं, चारों ये वाले मेथड के कोई नहीं है। हमने पहले कहा ये मेथड जल्दी आया नहीं है अभी तक। अब आगे आ जाते हैं। अब है रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म। देखो भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ये कर भी नहीं पाओगे, न कभी ये आता है। इसके बिल्कुल हटा दो, बहुत बड़े हैं ये। इतना बड़ा क्वेश्चन आप सीधे सीधे छोड़ देते हो। अगर एग्जाम में कभी इनकेस आ भी गया तो आप सीधे छोड़ देते हो इनको। हटा दो सीधे सीधे, ये सब पूरा हटा दो। ये कैनोनिकल फॉर्म वाला पूरा पूरा हटा दो, सिस्टम पूरा। अब यहां से आओ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर नॉन लीनियर पीडी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला टॉपिक आ जाइए। कैनोनिकल फॉर्म वाला अब नहीं कर सकते भाई, बहुत लेंदी होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो भी छोड़ के बाकी और भी चीजें होती हैं वो करते हैं, क्योंकि ये करने का, इस तरह के क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि टाइम काफी चला जाता है। और नेट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टाइम प्रॉब्लम करता है। मेरे एक स्टूडेंट का गेट क्वालिफाई हो गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। गेट क्वालिफाई हो गया है स्टूडेंट का,
अभी पिछले वाले बैच का। अभी नेट की कट ऑफ नहीं आई है, तो कट ऑफ के बाद देखेंगे क्या होगा। सो सुनो भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर नॉन लीनियर पीडी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो ये बता रहे हैं। तो पहले तो आपको क्या दी हुई है, एक ऐसी इक्वेशन दे दी आर आर एस एस टी टी, और यहां पर क्या होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू का फंक्शन होगा, इस तरह से कोई फंक्शन होगा। आपको करना क्या होगा भाई, कैपिटल आर कौन होगा, स्मॉल आर का कोफिशिएंट, स्मॉल आर क्या होता है बताया हमने। आप क्या करोगे, आप एक इक्वेशन लिखोगे, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन, आप एक इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, आर लेमडा स्क्वायर, लेमडा मानी हुई क्वांटिटी, कैपिटल आर कौन होगा, स्मॉल आर का कोफिशिएंट, एस लेमडा और प्लस टी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखोगे। एस कैपिटल एस कौन है, इसका कोफिशिएंट, और कैपिटल टी कौन है, स्मॉल टी का कोफिशिएंट, ये लिखोगे आपको। ये लिखने के बाद अब क्या करोगे आप, अब जब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, किसमें, लेमडा के टर्म में लिखी है। जब लेमडा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो यहां से आपको क्या करना होगा, यहां से निकालोगे एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो फाइंड एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये निकालोगे। अब सुनना, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आपको पता ही है जब ये पॉजिटिव होता है तो इसके दो अलग अलग रूट होते हैं ना, इसको सॉल्व करके दोनों रूट निकाल लेना, इसको सॉल्व करके दोनों रूट निकाल लेना, देन फाइंड, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो देन फाइंड रूट्स ऑफ 2, लेट, मान लिया, लेट दे आर लेमडा 1 लेमडा 2, तो हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं, वो कौन है आपके, लेमडा 1 और लेमडा 2 मान लिए थोड़ी देर के लिए। तो फिर क्या होगा, तो देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1। अब लेमडा 1 एक्स और वाई के टर्म में भी हो सकता है, या लेमडा 1 कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। और दूसरी दो इक्वेशन बनेगी, एक लेमडा 1 के लिए, एक लेमडा 2 के। अभी एग्जांपल देंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, लिख लीजिए। हो गया। अब सुनिए, अगर आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है, तो देन हम लोग इसके रूट फाइंड करेंगे। तो एक लेस देन 0 वाला भाई, इक्वल टू 0 पहले आ जाओ, इक्वल टू 0 आ जाओ पहले। जब इक्वल टू 0 का मतलब होता है बताइए आपको, या आपके डिस्क्रिमिनेट होता है पता ही ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC टाइप का है। जब इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो आपका लेमडा जो होगा वो सिंगल निकलेगा। देन फाइंड रूट्स ऑफ 2, लेट इट इज लेमडा, एक ही रूट निकलेगा, फिर एक ही रूट निकलेगा। जब एक ही रूट निकलेगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स और प्लस लेमडा एक्स वाई, सिर्फ लेमडा होगा यहां पर। अब वो लेमडा कांस्टेंट भी हो सकता है या एक्स वाई के टर्म में भी कुछ हो सकता है। और तीसरी बात, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, हैज नो कैरेक्टरिस्टिक, हैज, सो वन हैज नो कैरेक्टरिस्टिक, नो कैरेक्टरिस्टिक, देन वन हैज नो कैरेक्टरिस्टिक, नो रियल कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, बस खत्म। आगे निकालेंगे नहीं, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, ये चीज हो जाएगी।
अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। चलो एग्जाम्पल उठा रहे हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, फाइंड रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इस तरह क्वेश्चन नेट में भी आया था ना, वहां कैरेक्टरिस्टिक वहां नहीं था, थोड़ा सा वहां पर शायद मैं कैरेक्टरिस्टिक ही उसमें पूछा था, शायद ध्यान नहीं अभी हमको। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है कि ये क्या लिखा है, जरा बताओ भाई। ये एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो वो आर होता है स्मॉल। ये क्या लिखा भाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करो तो वो एस होता है स्मॉल एस, और 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में करो तो वो स्मॉल टी होता है। हो गया। और कंपेयर करो इसको, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी बराबर 0 से कंपेयर कर दो, तो कैपिटल आर कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और कैपिटल एस कौन हो जाएगा 2xy, और कैपिटल टी हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखो जरा, एस स्क्वायर माइनस 4rt कितना आएगा, एस स्क्वायर और माइनस 4rt, ये आ रहा है। अरे ये तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब पैराबोलिक है और एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होता है, अब क्या निकालोगे, अब लिखोगे आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। आर कौन है, एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, एस है आपका 2xy लेमडा, टी है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा सा, धराचार लगा के नॉर्मली जैसे भी आप सॉल्व कर सकते। हालांकि ये तो आपकी डायरेक्ट वो बनी हुई है, एक्स लेमडा प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा, आप देखो ध्यान से, ये तो आपका एक्स लेमडा प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है। तो आपकी लेमडा, ये एक्स लेमडा प्लस वाई बराबर 0, तो लेमडा कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। हालांकि 2 बार आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आ गया। इसके बाद फिर क्या करोगे आप, फिर क्योंकि लेमडा की एक ही वैल्यू आ रही है, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन होगा, कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0। एक ही आई ना लेमडा की वैल्यू, इसलिए 2 आई होती 2 बार लिखते हैं। लेमडा आपका y बाई एक्स माइनस का इक्वल टू 0। बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसको इधर ऐसे उधर ले लो, ये y बाई एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है, और y नीचे आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसको आप क्या कर देना, इसको इंटीग्रेट कर देना और आ जाएगी इक्वेशन, वही हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ही तीनों एग्जाम्पल जो लिखे हैं, और इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज लगा थोड़ा ज्यादा काम मिलेगा। और फिर उसके आगे ये SCQ P ये सब दिए हुए हैं, ये इतना आपको करना है। तो ये चीजें हमने पढ़ा दी आपको। उसके आगे CQ वगैरह जो दिए, आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कर लेना, लगी सब तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना। पहले ये वाला पहले कर लेना भाई, ये वाला पहले कर लेना, पहले ये वाला जो अभी अभी पढ़ाया है ना, इसके बाद वाला जो अभी पढ़ाया, इसके बाद जो दिया है इसके क्वेश्चन और इसके SCQ और MCQ, पहले इसके करिएगा। अभी वो वाला चैप्टर का बाद में करना, वो जो हमने वीडियोस बहुत सारी भेजी थी, उन पे बेस्ड जो आपके वो SCQ MCQ हैं, उनको बाद में करिएगा, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ाया हुआ है, पहले इनके करिएगा। और नॉन लीनियर वाले जो पढ़ाए थे हमने उस दिन, कल जो नॉन लीनियर वाले पढ़ाए थे, फिर उसके करिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये आप भूल जाओगे तब तक की। और फिर ज्यादा नहीं बचा है अब हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, जिसका 100% क्वेश्चन गेट में तो जरूर आता है, और ऐसा नहीं नेट में भी आता है, लेकिन गेट में जरूर आता है इसका क्वेश्चन। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन क्वेश्चन गेट में जरूर आता है, 100% गेट में तो आना ही आना है। आज के लिए हम यहीं रख रहे हैं, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा एक आध क्लासेस मेरी ऑफ हो जाए, जरा थोड़ा अभी लेट काफी देर में आते हैं, तो हम एक दिन में 2 क्लास लगाएंगे भाई,
जिसमें कि आपका जल्दी से चीज़ें हों। हालांकि 99% मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई वाला कुछ नहीं होना है। अगर होना होता तो अभी तक फॉर्म आ गया होता, यूजीसी वाला आ गया होता, आपका नहीं, यूजीसी वाला आ गया होता। आर्ट साइड वाला, कॉमर्स साइड वाला जो होता है, आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट कई सारी चीज़ों के लिए होता है वो। अगर एग्ज़ाम होना होता तो अब तक की वो वाला आ चुका होता फॉर्म। और जब वो नहीं आया है तो फिर मान लो अगर वो अप्रैल में भी आता तो फिर ये मई या जून में, तो फिर वो जून तक की उसकी डेट होती, मई तक की उसकी डेट होती, फिर जुलाई में वो होता। बारिश में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, भूल जाइए, बारिश में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, क्योंकि बारिश में यहाँ नहीं होती है बारिश, लेकिन बाकी कई जगहों पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है कई स्टेट में, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। तो इसलिए बारिश में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा नेट का, ना ही बहुत सर्दी में होता है ना बहुत बारिश में। जुलाई अगस्त तक की तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है कभी। जुलाई अगस्त और आधा सितंबर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जुलाई अगस्त तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं होते जुलाई अगस्त में जल्दी। एक आध दो नीट हटा दो, वरना जल्दी कोई एग्ज़ाम होते नहीं है ऑल इंडिया लेवल के। तो ये जुलाई अगस्त में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, नेट का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो भूल जाइए, अब आपका एग्ज़ाम अगला वाला वही होगा, नवंबर दिसंबर तक ही होगा, इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होना है नेट का। तो आप अच्छे से तैयारी करना, आपके पास साल में एक ही मौका मिल रहा है, तो इतनी तैयारी करना। हमने बताया था एक चीज़, हमने कहा था भाई कि आपको फ्रिडबर्ग की हमने कल वीडियो आपको भेजी थी, हमने बुक नहीं भेजी थी, याद नहीं थी, भेज दी थी, मैं याद आ रहा है। और एक विकास बिस्ट की भेजी थी हमने। तो ये दोनों बुक से लीनियर अलजेब्रा लगा लीजिए, इसकी मेन प्रॉब्लम। बाकी कॉन्सेप्ट तो सब हमने नोट बता ही दिए हैं, जितना मैं नोट्स में दिया है या पढ़ाया है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस दिए हैं, वो सब कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिए हैं। तो मेन जो है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जो है ऐसी है जो आपको, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है सबसे मेन वही है। और जब आपका ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी, अब यहाँ हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते भाई, ठीक है, उसके लिए तो काफ़ी पैसे लगते हैं, इतनी तो हमने फीस भी नहीं ली है। तो आप अनअकैडमी वगैरह या और भी जगह, और भी मॉक टेस्ट होते हैं कई जगह, जब आपको करना होगा तो बताएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है बहुत सारी, तो आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आपको पेपर करने का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पेपर करना है, जिससे कि आपको एग्जाम में मिस्टेक आप कम से कम करो, तो इससे आइडिया मिल जाएगा। तो पहले तो सिलेबस खत्म होना जरूर है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की क्या जरूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।